बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। घटना 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसिन डांगा गांव में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है, जो उसी गांव का निवासी था। बांग्लादेश में 6 दिनों में 2 हिंदुओं की लिंचिंग से सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस ने अमृत मंडल की हत्या के सिलसिले में यह बताया है कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला है। यह कोई धार्मिक कारणों से नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक हत्या का मामला भी शामिल है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने अमृत पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वह लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक छिपने के बाद वह हाल ही में घर लौटा था। कथित तौर पर अमृत ने गांव के निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी। 24 दिसंबर की रात अमृत और उसके साथी शाहिदुल के घर पैसे लेने गए थे। जब घर वालों ने चोर चोर चिल्लाकर शोर मचाया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अमृत की पिटाई कर दी। उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे, जबकि वह पकड़ा गया। पुलिस ने अमृत मंडल को गंभीर हालत में बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां करीब रात 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के झूठे आरोप में हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने उनकी हत्या की और बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। अब जांच में यह बात सामने आई है कि जिस दावे के आधार पर भीड़ ने हमला किया था, उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के कंपनी कमांडर मोहम्मद शमसुज्जमान ने एक बांग्लादेशी अखबार को बताया है कि जांच में यह बात सामने आई है कि दीपू ने ऐसा कोई भी फेसबुक पोस्ट नहीं किया था जो आपत्तिजनक हो या जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला कंटेंट हो। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अफवाह किसने और कैसे फैलाई, जिसके बाद हालात हिंसक हो गए। फिलहाल दीपू चंद्रदास की हत्या के 6 दिन बाद हुए इस कत्ल से बांग्लादेश का हिंदू समुदाय सदमे में है। बांग्लादेश की पुलिस और अंतरिम सरकार इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता जताई जा रही है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर आवाजें उठ रही हैं। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या एक सचमुच मानवता के नाम पे कलंक है और फिर हमले के बाद हमले, हत्या के बाद हत्या और हिंसा के बाद हिंसा, हिंसाओं का दौर ही जारी हो गया है। मुझे लगता है ये इसने तो मानवता को भी, सारी मानवता को शर्मसार किया है। और कैसा आश्चर्य होता है मुझे तो, नाम धर्म का और काम नफरत का। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा संदेश देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इससे तो मुसलमान भी बदनाम होते हैं, कुरान भी बदनाम होता है, इस्लाम भी बदनाम होता है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये बेहद शर्मनाक है। और फिर किया भी कहाँ, जिस बांग्लादेश का निर्माण भी भारत की कृपा से हुआ, नहीं तो बांग्लादेश ही नहीं होता। और फिर जब भी जरूरत पड़ी हमेशा सहयोग किया, खड़ा रहा। उस एहसानों को भी हम भूल गए, कितने एहसान फरामोश हो गए हम लोग। और फिर हत्या भी कैसे की बताइए। एक व्यक्ति को मारा, फिर उसको लटका दिया गया, इतना मारा, फिर आग लगा दी गई। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि इंसानियत है। धरती की खुशबू इंसानों से है और इंसानों की खुशबू इंसानियत से है। आज इंसानियत को भी शर्मसार किया गया है। इसलिए कहाँ है वो लोग जो ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर आगे दौड़ते रहते हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स को मानने वाले वो लोग और यूएन तक को मुझे लगता है अब आगे आना चाहिए और इस शर्मनाक घिनौनी हरकत का निंदा करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार इस पर काफी कड़ाई से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, हद हो गई है। नो मोर, एनफ इज एनफ।
तारिक रहमान के बांग्लादेश आने से एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि अग्रणी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जो बढ़त है उसको सॉलिडिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। तारिक रहमान का जो वक्तव्य है, जो भाषण है, उसमें कई ऐसे अंश हैं जिनको कि चुनावों से जुड़ा हुआ देखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस तरह से आपने उनके बयान के पक्षों को जाहिर किया है, उससे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि अवामी लीग के जो सदस्य हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बीएनपी के विरुद्ध न जाएं और या तो तटस्थ रहें या बीएनपी के लिए वोट करें। उन्होंने अपने वक्तव्य में उनके वापस आने पर जिस तरह का बांग्लादेश में विकास हुआ है उसकी भी चर्चा की, जो कि ये दिखाता है कि वे मानते हैं कि अवामी लीग के शासन में काफी कुछ विकास हुआ है। और इससे लगता है कि वो शेख हसीना के पूरी उस तरह विरुद्ध नहीं है जैसे कि उनकी मां के जमाने में दो बेगमों के बीच में विरोधाभास था। तो ये सब कुल मिला करके ये दिखाता है कि 17 साल बाद तारिक रहमान एक ज्यादा परिपक्व नेता बन गए हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिले और वे प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएं। ये महत्वाकांक्षा कब तक कितने तरह पूरी होगी इसके बारे में हमें इंतजार करना होगा। और दल भी वहाँ पर सक्रिय हैं, जिनमें छात्रों के दल हैं, जिसमें जमात-उल-इस्लामी है और जिसमें सेना और आज के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं उनका भी अपना योगदान है। तो इस समय बड़ी अनिश्चय की स्थिति है और ऐसा महसूस होता है कि अब से लेकर के जो अगला 1.5 महीना चुनाव से पहले का है वो इसी तरह के उठापटक से जारी रहेगा और अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है। ये जो दूसरी घटना सामने आई है वो काफी निंदनीय है और एक युवक की इसलिए हत्या कर दी गई है कि वो तथाकथित तरीके से भारत के प्रति जासूसी कर रहा था और एक हिंदू था। उसके ऊपर उसकी इस हत्या के बारे में जो भी वक्तव्य जारी किए गए हैं वो भी जो हत्यारों के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी हत्या की गई है उस पर आरोपों की एक तरह से सत्यापन करते हैं। ये भी अपने में बड़ा चिंतनीय विषय है कि जो तंत्र है वो एक जुर्म को की जड़ तक पहुंचने से पहले ही एक किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो इससे प्रश्न उठते हैं कि इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक माहौल भी कहां तक गिर चुका है। शेख हसीना का वक्तव्य कुछ हद तक राजनीति से प्रेरित है। उनका और मोहम्मद यूनुस साहब का पुराना 36 का आंकड़ा है और
दूसरी ओर उनके विरासत में वो आए हैं, तो वो अपने को शेख हसीना की जो गलतियां हैं उनको सुधारने के बारे में अपनी बयानबाजी करते हैं, और इसके विपरीत शेख हसीना ये सिद्ध करना चाहती हैं अपने वक्तव्यों से कि उल्टा हो रहा है। जो भी उपलब्धियां थीं राजनीतिक और लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की, उनको उलट दिया गया है, और इस समय बांग्लादेश में सामाजिक स्थिति अभी अस्थिर है, और इसका खामियाजा उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर लादा है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर